हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज़ में क्लास 8 के ये लेक्चर्स में हमारा ये आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हमारा 8th वाला क्लास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे फर्दर जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं और जो आपके क्लासेस हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसा कि हम बताए पहले ही कि ये जो हम लोग कवर कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? रैशनलाइज्ड पोर्शन से। साइंस हमने नहीं किया था रैशनलाइज से, क्योंकि साइंस को थोड़ा सा और डेप्थ में जानना ज़रूरी था। एंड प्लस ये है ना कि साइंस को 6 to 10 अगर हम सब कुछ पुराने से पढ़ लेंगे तो आपका 11th 12th में बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बस एक हम लोग इकोलॉजी वाला पोर्शन देख लेंगे जो थोड़ा बहुत रेलिवेंट होगा, क्योंकि जो यूपीएससी में बेसिक साइंस से आता है या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में, वो आपके 6 to 10th के साइड से जो आपका डिटेल्ड एनसीईआरटी है वो, और 11th का जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है वहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा। बाकी में क्या है कि बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे थे, इसीलिए हम लोग क्लास 12 तक का बाकी सारे सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल में देखेंगे तो आपका ऑलमोस्ट मतलब 60 to 70% चीज़ें जो है कवर हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा उसको थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड बुक से करेंगे, थोड़े करंट अफेयर से करेंगे, PYQs देखेंगे और मॉक टेस्ट वगैरह, उससे हो जाएगा आपका। तो आज हमारा ये क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है। काफ़ी दिन हो गया था, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे एनसीईआरटी के, अब आपके रेगुलरली आएंगे। अब देखो, ये जो चैप्टर है ये है रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कि क्या था, हम लोग क्या पढ़े? प्राइमरी सेक्टर पढ़े, सेकेंडरी सेक्टर पढ़े, टर्शियरी सेक्टर पढ़े। बहुत शुरू में ही इसके डेफिनेशन, पहले तो हम क्या समझे थे कि आखिर रिसोर्स का मतलब ही क्या होता है, फिर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसमें हम लोग सबसे पहले एग्रीकल्चर का पोर्शन पढ़े, फिर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब हम लोग सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे। अब सर्विस सेक्टर का क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वो तो थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन सर्विस सेक्टर जाना जाता है किसकी वजह से? ह्यूमंस की वजह से, क्योंकि ह्यूमंस ही है जो अलग अलग तरह के सर्विसेज देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा रोबोट्स भी तो प्रोवाइड करते हैं, तो भैया रोबोट जो प्रोवाइड करते हैं वो भी अल्टीमेटली क्या होता है? प्रोग्राम्ड होता है। और उसको कौन प्रोग्राम करता है? ह्यूमंस करते हैं। तो हर एक तरह के जो सर्विसेज हैं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके क्या है? ह्यूमंस इन्वॉल्व है। अब इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये बताता है कि भाई ह्यूमंस मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिविंग बींग्स की, जिसके पास कॉन्शियसनेस है। वो भी एक तरह से अगर इकोनॉमिकली देखें हम लोग तो वो क्या है? रिसोर्स है। और रिसोर्स का मतलब हम लोग बहुत पहले ही समझे थे कि कोई भी चीज़ जो आपको अपने आसपास दिख रहा है, जिससे आप बेनिफिट लेके खुद के, सराउंडिंग के, देश के डेवलपमेंट में यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा फैक्ट्री ही हो कि फैक्ट्री ही बनेगा, कुछ भी हो सकता है। आपके आसपास एक गाय दिख रही है, उस गाय के दूध को आपने निकाला और आपने कंज्यूम किया, वो आपके लिए क्या बन गया? रिसोर्स बन गया, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। अगर आप उसको मार्केट में बेचोगे, पैसा कमाओगे, तो वो फिर आपके लिए एक तरह से मॉनिटरी सोर्स भी हो गया। तो हर चीज़ एक ना एक क्या है? रिसोर्स है, बशर्ते कि हम उसको क्या करें? यूज़ करें, वो क्या हो? यूजफुल हो किसी भी तरीके से। चाहे इंडस्ट्रीज बना के करे, खेती करके करे, सर्विसेज प्रोवाइड करके करे, कि कोई एक टीचर है वो भी रिसोर्स है, कि आपको क्या कर रहा है कि कोई चीज जो आपके टेक्स्ट बुक्स में लिखा है उसको सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहा है, तो आप तक नॉलेज ले जाने में सहूलियत पैदा कर रहा है, तो वो भी एक तरह से क्या हुआ? आपके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया, आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया, तो वो भी एक तरह से क्या है? रिसोर्स है, सर्विस सेक्टर। तब यहाँ पे वही चीज़ हम लोगों को क्या है? समझना है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ना, अब इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? तो पहले तो आप ये होता क्या है, तो अभी हम लोग जानेंगे क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि इसका वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जैसे बाकी रिसोर्सेज है कि हर जगह एक समान नहीं है। लाइक आप इंडिया में ही बात कर लो, कि अगर आप आयरन वगैरह का ओर देखने जाओगे तो वो आपको ऐसा नहीं है कि हर जगह मिलेगा। आप ज़्यादातर देखोगे पेनिनसुलर एरिया में ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। आप अगर मान लेते हैं कि ये सैफ्रॉन वगैरह का कल्टिवेशन करने जाओगे, तो ऐसा थोड़ी है कि आप यूपी के प्लेन्स में बैठ के सैफ्रॉन का कल्टिवेशन उस तरीके से कर सकते हो जो उसके नेचुरल हैबिटेट में हो सकता है। तो वो आपको ज़्यादा पॉपुलराइज किधर दिखेगा? कश्मीर के करीबा सॉइल्स में दिखेगा। तो वैसे ही है कि ये ह्यूमन रिसोर्स भी बाकी रिसोर्सेज की तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दुनिया में क्या है आपका कि हर जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। कहीं पे आप देखो, बेसिकली आपका क्या है ना कि बहुत कम, लगभग कहा जाता है कि 30% से भी कम एरिया में जो है ना मैक्सिमम ह्यूमन का पॉपुलेशन रिसाइड करता है, मैक्सिमम। एक तो ऑलरेडी आप सभी जानते हो, अगर आपने ग्लोब देखा होगा, मैप देखा होगा, तो ये चीज़ नोटिस किया होगा कि पानी पानी सब जगह है, लैंड का एरिया कम है। एक तो लैंड का एरिया भी कम है, और ऊपर से क्या है कि उस एरिया में भी बहुत सारे जो लैंड है ना वो हार्श कंडीशन में है। मतलब है कि जहाँ पे आइस कैप्स है, बहुत ठंडा है। अगर आप पोल साइड में जाओगे तो पोल साइड में बहुत ठंडा है। अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज में रहोगे या ट्रॉपिकल साइड के वेस्ट में जाओगे, ये रीजंस हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? डेजर्ट्स देखने को मिलेगा।
तो अब इतने हार्श, कहीं बहुत ड्राइनेस है, अब कहीं बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, पर्माफ्रॉस्ट कंडीशन है, तो यहाँ पे इस तरीके से तो आप पॉपुलेशन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, जो कि आपका क्या है कि बहुत उस तरीके से होता है जो आप प्लेन एरिया में या जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत है, जैसे जो आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जो डेंसिटी यहाँ है वो डेंसिटी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। तो एक तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। दूसरा चीज़ है, मतलब क्लास 8 जो है ना, बहुत सेल्फ एनालिटिक ये है क्लास है। इसमें आपको क्या है ना, एनालिसिस ज़्यादा करना है, रेक्टिफिकेशन कम करना है। तो हम क्या समझे, हम सबसे पहले समझे कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। दूसरा है, हम समझे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो बहुत कम हिस्सों में, एक तो लैंड बहुत कम है और उसमें भी हैबिटेबल, जहाँ बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो सकता है, वो बहुत कम एरिया है। क्योंकि कई सारे ऐसे एरियाज है, पूरे इक्वेटोरियल साइड में आपको रेन फॉरेस्ट दिखेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैबिटेट नहीं हो सकता है। ट्रॉपिकल साइड में, किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में जाओगे तो चूंकि वेस्ट में होता क्या है ना कि कोल्ड करेंट्स भी है, हाई प्रेशर भी है, तो इस वजह से वहाँ पे रेनफॉल कम होता है, ड्राइनेस ज़्यादा होता है, तो डेजर्ट्स बनता है। पोल में जाओगे तो लैंड मास तो है लेकिन लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है। उसके बाद क्या है कि हम लोग जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसमें हम देखेंगे कि जो आपके सेक्शंस है, अलग अलग जो लोग हैं, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में। तो अगर आपसे ऐसे भी, मान लो आप कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं जानते, अगर आपसे एक स्टेटमेंट बोल दे कि किसी भी पॉपुलेशन में आपका क्या है कि यूनिफॉर्मिटी है, मतलब एक ही तरह के लोग हैं, एक ही एज के हैं, एक ही जो है कैरेक्टरिस्टिक के है, तो आप क्या कहोगे, गलत है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं ना हो सकता है। कुछ आपको यंग दिखते हैं, अपने आसपास, अपने घर में ही देख लो, दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं। कुछ आपको यंग दिखेंगे, कुछ आपके जो है जो मैच्योर्ड स्टेज में दिखेंगे, कुछ आपके ओल्डर दिखेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा आपके जो है छोटे दिखेंगे, इन्फेंट्स होंगे, न्यूनेट्स होंगे। तो कंट्रीब्यूशन भी क्या है आपका, अलग अलग तरह के लोगों का हमारे पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी है उसमें। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको हम क्या करते हैं कि जो आपके ऑक्यूपेशन है या कह सकते हो सर्विस के हिसाब से, कि कैसा सर्विस वो डिलीवरी करते हैं, उस हिसाब से भी आपका क्या आता है, वेरिएबिलिटी आता है। वेरिएबिलिटी आता है कहने का मतलब है कि अगर आपसे कह दे कि जो आपका ये है पॉपुलेशन है उसमें सब लोग एक ही जैसा काम करते हैं, तो आप क्या कहोगे, गलत बात है। क्योंकि आप खुद के घर में भी देख सकते हो, कहीं और नहीं जाना है, कुछ भी पढ़ना है ना तो पहले अपने घर में ही देखो, आपको मैक्सिमम चीज़ अपने घर में ही जो है ना समझ में आ जाएगी। आपके घर में हो सकता है कि आप शायद डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन आपके पापा कुछ और प्रोफेशन में हो, मम्मी कुछ और में हो, भाई कुछ और में हो, बहन कुछ और में हो, दादाजी नानाजी कुछ और में हो, तो वेरिएबिलिटी है। तो मतलब है कि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर डाइवर्सिटी क्या है, बहुत 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 ज़्यादा है। ये बात ध्यान में रखना। तो ऐसे सीरीज वाइज समझना। तो पहले हम लोग क्या समझे कि रिसोर्स क्या है, ये तो ऑलरेडी समझ चुके थे पहले के चैप्टर्स में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप उन वीडियोस को जो है रीच आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरा है कि क्या ह्यूमन को रिसोर्स कहना सही है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है हम क्या समझे, डिस्ट्रीब्यूशन समझे, हम कंट्रीब्यूशन समझे, हम समझे कि कैसे वो टाइप्स ऑफ सर्विसेज कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारा चीज हम यहाँ पे देखें। उसके बाद क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो ह्यूमन है वो, उसके लिए हम शब्द यूज करें यहाँ पे बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ऐसे तो बोल देते जनसंख्या, लेकिन अपने को ट्रांसलेट नहीं करना है, समझना है। जब भी देखो क्या है ना कि एक से ज्यादा ग्रुप है ऑफ सेम स्पीशीज, साथ में नोट्स बनाते रहिए, बहुत अच्छे से आपका कवर अप हो जाएगा सेम स्पीशीज के। तो आप वैसे ग्रुप को क्या कहोगे, वैसे ग्रुप को कहोगे पॉपुलेशन। ये इकोलॉजिकली या यूनिवर्सली वैलिड है। जैसे आप देखो ह्यूमन पॉपुलेशन कह रहे हो, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या आता है, जो साइंस 10th तक पढ़े होंगे ध्यान से, उनको पता होगा कि ह्यूमन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस। ये सेपियंस उसका क्या है, स्पीशीज है, और होमो क्या है, जीनस है। तो जो ये आपका क्या है कि आप जितने भी ह्यूमन, आप खुद को ह्यूमन कह रहे हैं, हमको ह्यूमन कहोगे, अपने दोस्तों को कहोगे, रिश्तेदारों को कहोगे, तो ये सब आपके क्या है, सेपियंस ही है। एक ही स्पीशीज है लेकिन इसकी संख्या क्या है, ज्यादा है, मल्टीपल है। तो एक से ज्यादा इंडिविजुअल अगर सेम ही स्पीशीज का है तो आप उसे पॉपुलेशन कहेंगे। अगर वो सेपियंस है तो ह्यूमन पॉपुलेशन हो जाएगा। मान लो कि अगर आपका क्या है, नाजा कोबरा का नाम है, ठीक है। अगर वो नाजा का पॉपुलेशन है कि 200-400 जो कोबरा के ग्रुप है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये कोबरा पॉपुलेशन। अगर क्या है कि आपका मान लेते हैं कि बॉस इंडिकस गाय का नाम होता है। अब इंडिकस क्या है, उसकी स्पीशीज है। अब एक गाय है तो इंडिविजुअल होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। लेकिन अगर वही इंडिकस 100 गायें आपको दिख रही तो क्या होगा, काउ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का ये आपका अर्थ होता है।
अब आता है कि जो ये पॉपुलेशन है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी आम आदमी को या थोड़ा भी जो एजुकेटेड है उसको सिंप्लीफाइड वे में समझाना चाहें तो एक तो तरीका होता है कि आप थ्योरेटिकली समझा दो कि देखो आसपास आप जिसको देख रहे हो वो सब पॉपुलेशन है, ये सब कोई ना कोई काम कर रहा है जिससे देश की भी तरक्की हो रही है, खुद की भी, उसके घर की भी तरक्की हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये सब रिसोर्स, ये एक तरीका हुआ कि आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करो। दूसरा ये तरीका होता है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं टेक्निकलिटी में जाके बताओ, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, ग्राफ का सहारा लेते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का जब ये इसका बायोलॉजी का एनसीईआरटी का सेक्शन डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको पॉल वैल्यूज मतलब जो लॉजिस्टिक कर्व था, एक्सपोनेंशियल कर्व था, वो बहुत अच्छे से समझाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। उसमें कुछ नहीं रटना है, ना कोई फॉर्मूला रटना है, फॉर्मूला आप खुद डिराइव कर लोगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरा है कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है किसकी मदद से, पिरामिड्स की मदद से। नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है किस इक्वेशन से, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल फोकस होगा क्या, पिरामिड्स पे। पिरामिड जैसा कि आप जानते हो कि शेप कैसा होता है, इस तरह से। पिरामिड जो इजिप्ट का बहुत फेमस है, तो आप जानते हो ना, इस तरीके से रहता है, इधर भी रहता है, 3 डायमेंशनल होता है, ऐसे करके 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे हमको क्या है, पिरामिड थोड़ी बनाना है, हमको बताना है ये। तो ये जो पिरामिड होता है ना, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, कि इसमें क्या होता है कि आपका मेल, ये सिंबल मेल का होता है और ये सिंबल फीमेल का, दोनों का ये कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट होता है। आधा साइड मेल लोग रिप्रेजेंट किए जाते हैं और आधा साइड फीमेल लोग। सबसे नीचे लिखा जाता है प्री रिप्रोडक्टिव एज, मतलब ऐसे वो लोग जो अभी रिप्रोडक्टिवली मेच्योर नहीं है, प्यूबर्टी से या फिर मेच्योरिटी से पहले है, यंगर एज में है, जिनके शरीर में ग्रोथ हो रहा है बट गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे, मतलब जो सेक्स सेल्स होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या समझ जाओ सिंपली कि रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं है, उन ग्रुप्स को हम कहेंगे क्या, प्री रिप्रोडक्टिव। उसके बाद आता है अगला लेवल, जिसमें ऑब्वियसली प्री के बाद क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज, जहां मेच्योरिटी आ जाती है। सबका अलग अलग एज, अब यहाँ कोई एज को लेके रट्टाफिकेशन नहीं करना है। कहीं पे आप देखोगे लिखा होता है 10 to 11 ईयर्स, कहीं पे लिखा होता है 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, क्लाइमेट टू क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ हार्मोन का रोल होता है, यहाँ थोड़ा बायोलॉजी का इंटरप्ले आ जाता है, इसलिए उस पर फोकस, एज पे मत फोकस करो। बस ये कहो कि वो सारे लोग जो नए प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं वो रिप्रोडक्टिव ग्रुप में आएंगे, जो नहीं रखते वो प्री रिप्रोडक्टिव में आएंगे, और वो लोग जो ओल्ड हो गए वो किस में आ जाएंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। तो ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके शेप को देख के एजुकेटेड लोग अंदाजा लगाते हैं कि भाई कैसा पॉपुलेशन का टेंडेंसी होगा, क्या वो पॉपुलेशन ग्रोइंग होगा, क्या वो पॉपुलेशन आपका डिक्लाइनिंग होगा, क्या वो स्टेबल टाइप का होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका पिरामिड्स का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ये अभी इंट्रो है, अभी हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बस चैप्टर में है क्या ये आपको समझाने की मुझे जरूरत लगी तो हम समझा रहे हैं। तो ये आपका पिरामिड से एक्सप्लेन होगा। अब नेक्स्ट चीज है कि कुछ आपके जो है ना, क्या होता है कि पॉपुलेशन में कुछ चीजें हैं, टर्म्स हैं जो कि आपका कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि अरे मोर्टेलिटी रेट, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो लिखा होगा कि मोर्टेलिटी रेट, या NFHS 5 सर्वे आपने देखा होगा तो उसमें लिखा होगा कि मोर्टेलिटी रेट घट गया इन्फेंट का, मैटरनल का, ये सब। तो एक शब्द आता है मोर्टेलिटी, एक शब्द आता है आपका नेटैलिटी, एक शब्द आता है माइग्रेशन। अभी फिलहाल इस क्लास में ये 3 ही शब्द पढ़ो, आगे हम लोग जब 12 तक पहुंचेंगे ना तो आपको बहुत सारे और टर्म्स बताएंगे, जैसे कि आपका होता है बायोटिक पोटेंशियल होता है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होता है, कैरिंग कैपेसिटी होता है, लेकिन अभी जिस क्लास में जो है उस पर अभी आप फोकस करो। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ होना, तो मोर्टेलिटी का मतलब यहां सेंस हुआ किससे, डेथ से, डेथ रेट से, रेट से। नेटैलिटी का सेंस हुआ किसका, आपका बर्थ रेट से। अब माइग्रेशन का सेंस हुआ आपका किससे, मूवमेंट्स। सिंपल सा टर्म है। तो भाई यहां पे कहा गया ना कि हमको यहां पे रेट जो है ऐसे परसेंटेज में निकालना है। एक पैरामीटर रख लिया गया, टेक्निकल पैरामीटर, कि 1000 के फॉर्म में लेंगे, क्योंकि 1000 लोग को गिन पाना और उसके तुलना में उन हजारों के बीच में से कितने लोग का जन्म हुआ है, कितने लोग जो है इस साल भर में आपके कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग उस 1000 लोग में ऐड हुए हैं, तो एक एवरेज, क्योंकि पॉपुलेशन इतना वास्ट है ना, हर बार, हर साल, हर लम्हा इतने करोड़ों अरबों लोगों को गिन पाना पॉसिबल नहीं है। तो एक परसेंटेज के रूप में एक रफ आइडिया लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कह दे, डेटा कहता है कि भाई जो पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि पॉपुलेशन किसी एक देश का जो है वो आपका 2 करोड़ है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 2 करोड़ है, वो अप एंड डाउन हो सकता है कि एग्जैक्ट अगर गिनती पॉसिबल हो पाता, गिन पाते, वो शायद 2 करोड़ 10 लाख हो, 1 करोड़ 90 लाख हो, 2.25 करोड़ हो।
वो लेकिन कर नहीं सकते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं, रिसोर्स कितना भी बना लो लेकिन इतने लोग को इतने कम समय में, जब तक आप गिनती कंप्लीट करोगे तब तक कहीं ना कहीं कोई और लोग जन्म ले लेंगे, कुछ लोग वहां से छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग का डेथ हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा ना कि डायनामिसिटी बहुत रहेगा, तो करेक्ट डेटा को रिप्रेजेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है एक परसेंटेज कि हाँ भाई 1000 लोग का गिनो, और मान लो क्या है कि उसमें से 100 लोग का डेथ हो गया, तो हम कहेंगे कि भाई 100/1000 गुने 100, ये आपका क्या आ गया, अगर परसेंटेज में निकालो तो कितना हो गया 10%, नहीं तो रेशियो निकालो तो 100/1000 1/10। तो यही होता है कि कितने लोग एक गिवन टाइम पीरियड में 1000 लोगों की तुलना में कितने लोग उस 1000 लोगों के बीच में से मर गए, तो वो कहलाएगा ये मोर्टेलिटी रेट या फिर डेथ रेट। लेकिन कितने लोग उस 1000 लोगों की जनसंख्या में ऐड हो गए बाय बर्थ, तो वो आपका कहलाएगा बर्थ रेट या फिर नैटेलिटी। और माइग्रेशन होता है कि दो एरिया है, सपोज ये है और ये है, यहाँ से कितने लोग यहाँ गए या यहाँ से कितने लोग यहाँ आए। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये एरिया ए है, तो कुछ लोग यहाँ एरिया ए में इन कर रहे हैं तो इम माइग्रेशन होगा। कुछ लोग इस एरिया से आउट हो रहे हैं ए के तुलना में, जैसे दो एरिया है ए और बी, तो ए के तुलना में ये लोग आउट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा ई माइग्रेशन। वहीं अगर आप बी को रेफरेंस ले लो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो यहां पे जो लोग आ रहे हैं वो कहलाएंगे इम माइग्रेशन, और जो लोग जा रहे हैं वो कहलाएंगे क्या, ई माइग्रेशन। तो यही बेसिक यहाँ पे आपको पढ़ना है, तो फटाफट हम लोग निपटा लेते हैं, मैक्सिमम चीज आप लोग समझ गए हो। अब एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या हम समझ पाए हैं कि नहीं, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अब देखते हैं क्या है कि पीपल्स आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। सही बात है, क्योंकि ये किसमें हेल्प कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो या इसीलिए इसको हम लोग किसमें क्लासिफाई करते हैं, रिसोर्सेज में। और ह्यूमन रिसोर्स को ध्यान रखना, ये अल्टीमेट रिसोर्स है। अल्टीमेट मतलब है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कितना भी नेचर प्रोवाइड करते हैं, आयरन ओर है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो अवेलेबल है कि नहीं ये पता कौन लगाएगा, ह्यूमंस। उसको निकाल के यूजेबल फॉर्म में कौन लाएगा, ह्यूमंस। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स को आप माइनस कर दो तो फिर डेवलपमेंट पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उस सभी रिसोर्स को यूजफुल कौन बनाएगा, तो बनाएगा ह्यूमन रिसोर्स। मतलब जैसे होता है ना, क्या फूड चेन पढ़ते हो तो क्या कहते हैं कि हार्बीवोर्स बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज है, क्योंकि प्लांट भी है टाइगर भी है, दोनों अवेलेबल है, खाना बिल्कुल है नेचर में। लेकिन क्या होगा कि प्लांट भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्लांट को कोई खाने वाला ही नहीं, कंपटीशन से मर जाएगा, फैलते फैलते सारा जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, स्ट्रगल होगा, जो जीतेगा वो बचेगा, बाकी लोग मर जाएंगे। टाइगर भूख से मर जाएगा क्योंकि प्लांट खा नहीं सकता है। तो बीच में आपका कौन आता है लिंक, हार्बीवोर्स। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट चीज कह रहा है कि ये भी बाकी रिसोर्सेज की तरह पूरे वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सब में डिफरेंस है। किस लेवल का, एजुकेशनल लेवल, एज, सेक्स, मतलब हर तरीके से। मतलब उनके बीच में क्या होता है, एजुकेशन हो गया, उनका जो कल्चर हो गया, उनका जो सोसाइटी हो गया, इन सब के बेसिस पे इनके बीच में आपस में क्या आता है, डिफरेंसेस आता है। तो अब एक चीज है जो ये आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ते होगे, यहाँ पे बस 2 लाइन में दिया है। देखो कोई भी जब पॉलिसी आए ना, या किसी भी तरह का स्कीम आता है, तो अब हर स्कीम को पॉइंट टू पॉइंट याद करना पॉसिबल नहीं है। जनरली क्या होता है ना कि कुछ स्कीम सेंट्रल सेक्टर होता है, कुछ स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, तो वो फिलहाल अभी रहने दो कि कौन किस में क्या डिफरेंस है। बस एक सिंपल सा डिफरेंस होता है ना कि जिस स्कीम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जी है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर वाली जो गवर्नमेंट है, अगर वो पूरा खर्च उठाती है तो आप उसको कहेंगे सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर। लेकिन जिसको वो स्पॉन्सर करती है, मतलब है कि कहती है कि तुम जिसको दे रहे हैं वो भी अपना लगाओ और हम भी अपना लगाएंगे। तो किसी स्टेट को मिला, ठीक है, तो अब वो स्टेट भी कुछ लगा रहा है और सेंटर भी लगा रहा है, तो आप उसको कहोगे क्या, स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो एक तो ये कंफ्यूजन होता है। दूसरा मिनिस्ट्री, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी तो लॉजिक से लग जाता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल है पीएम किसान, आपसे पूछ लिया जाए तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई एग्रीकल्चर का मिनिस्ट्री हो सकता है, लेकिन कहीं कभी कभी क्या होता है, नाम मिसलीड भी कर देता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, या ये क्या बोलते हैं, सॉरी, कृषि संपदा योजना। अब कृषि संपदा योजना लग रहा है अच्छा कृषि का नाम है तो ये एग्रीकल्चर से होगा, लेकिन ये एग्रीकल्चर से नहीं है आपको। तो वही चीज है कि 2 चीज यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो ठीक है, चलो जो चीज कंफ्यूजन है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको रहने देते हैं। बट जो चीज है जो हमारे कंट्रोल में आ सकता है, कि क्या पता कभी कभी ऐसा होता है लग क्वेश्चन में कि 3 स्टेटमेंट है, वहां आपको मिनिस्ट्री नहीं पता होता है, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से अरेंज होता है ना कि आपको अगर दूसरा रेलिवेंट फैक्ट पता है तो उससे आप एलिमिनेट करके बना सकते हो। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है कि क्या है ना कि ये आपका एक है क्या, कौशल विकास योजना।
अब आपको ऐसा नहीं रट्टा नहीं मान, देखो कौशल बना रहा है, स्किलफुल बना रहा है। कौशल का बनाने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर स्किल देना। जैसे आप एनसीईआरटी के ऐप पे भी जाओगे तो आप देखो बहुत सारा वोकेशनल कोर्सेज के बुक को भी लॉन्च किया उसने। कुछ भी चीज़, जैसे मान लो कि आप घर में हो, घर में आपको क्या है कि स्क्रू ड्राइवर या पेचकस लेके आपको कुछ कुछ चीज़ खोल के उसको रिपेयर करना आता है, ये आपके अंदर स्किल है। इसको और एनहांस करना, ट्रेनिंग देना, आपको सर्टिफिकेट देना, आपकी ट्रेनिंग को रिकग्नाइज करना, अगर ये काम कर दिया जाए तो शायद आपको फ्यूचर में किसी तरह के जॉब में या कहीं पर भी आपको शायद बेनिफिट हो जाए। तो ये स्कीम उसी लिए लाया गया था 2015 में कि स्किलफुल बनाना है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको आप जितना ज़्यादा स्किल दोगे, जितना उसके पास टेक्निक होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, डेवलप होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किताब में ही रट्टा मरवाओ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपको पता है 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, उन न्यूट्रिएंट्स का प्लांट में क्या फंक्शन है, एवरीथिंग यू नो अबाउट इट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपको फील्ड में छोड़ दिया जाए ना, तो आप प्लांट देख के बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि ये किस मिनरल्स की कमी से हुआ होगा, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन आ जाएगा। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल के सिंथेसिस में आयरन हेल्प करता है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर में आपका मैग्नीशियम नाइट्रोजन होता है। अब ये सब कमी होगा तो क्लोरोफिल का जो है गायब हो जाएगा, तो पीला पड़ जाएगा पेड़। अब ऐसे में क्या है कि पीला पड़ गया तो आप डाउट में रहोगे कि अच्छा आयरन दे कि हम इसको मैग्नीशियम दे कि हम इसको कार्बन दे कि ऑक्सीजन दे, क्या दे पता नहीं। लेकिन वही है कि एक किसान जो शायद आपके उतना पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन उसका एक्सपीरियंस इतना होगा, स्किल उसके पास इतना होगा ना कि वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से समझ जाएगा। उसको कुछ नहीं पता है कि भाई नाइट्रोजन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, आइसोटोप क्या है, कुछ नहीं, लेकिन वो कह देगा कि भाई इसके लिए एनपीके फर्टिलाइजर लाओ, या इसके लिए सल्फर वाला लाओ, या इसके लिए आयरन वाला लाओ, तो ऐसा कह देगा। वैसे ही एक और चीज़ आप अपने घर में नोटिस कर सकते हो कि हो सकता है शायद आप अपनी मम्मी से ज़्यादा एजुकेटेड हो, लेकिन आपकी मम्मी जो है ना, लाइफ का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हैंडल की है कि वो आपको एक्सपीरियंस वाले, लॉजिक वाले, मेच्योरिटी वाले बातों में वो आपसे अच्छा जो है एडवाइस देंगी। या मान लो आप किचन में जा रहे हो, आपने रेसिपी देख लिया यूट्यूब में बहुत अच्छे से, आपने सब कुछ लिख भी लिया, आपको सब पता है कि क्या डालना है, कितना डालना है, लेकिन स्टिल आपके खाने में शायद वो स्वाद ना आए जो मम्मी के खाने में, जबकि मम्मी ने रैंडमली कुछ भी घूमते घूमते डाल दिया, मिला दिया, खाना टेस्टी हो गया। तो ये सब आता है कहाँ से, एक्सपीरियंस से। ये सब कहाँ से आता है, आप अपने एक काम पे बार बार मेहनत करोगे तो वो चीज़ पॉलिश होगा, एनहांस होगा। जैसे कोई भी चीज़, एक सरफेस को ही बार बार घिसो तो कितना चिकना हो जाता है, पॉलिश हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप अपने किसी भी स्किल पे, चाहे कुछ भी हो, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, उस पर आप जितना काम करोगे वो स्किल उतना ज़्यादा क्या होगा, एनहांस होगा। और एनहांस होगा तो आप किताबों को और अच्छे से पढ़ पाओगे, इसके कंक्लूजन्स निकाल पाओगे, दूसरों को समझा पाओगे, दूसरों को एडवाइस कर पाओगे। तो उसी के लिए आपका क्या है, ये स्कीम लाया गया। तब यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे बातें हैं जो कि आपके किसी काम का नहीं है। अब अगेन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या कह रहा है कि जो ये आपका किस वे में फैला हुआ है, बोल देता है। कभी कभी छोटी छोटी बातों का डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा यूपीएससी या कोई भी एग्जाम, आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, ग्राफ, एवरीथिंग, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा, आपसे बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का क्या अर्थ है। तो सिंपली है कि भाई किस तरीके से फैला हुआ है, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। कि हम आपको जो है आप लोगों के बीच में 10 चॉकलेट्स को बांट दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिए, एक को 3 दिए, तो ये क्या हुआ, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला। हो सकता है हम यूनिफॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन तो यूनिफॉर्म नहीं है। तो किस तरीके से आपका पूरे पृथ्वी पे पॉपुलेशन स्प्रेड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। एक डेटा देखो ध्यान में कि 90% लोग तो आपके पूरे वर्ल्ड के 30% हिस्से में ही रहते हैं। तो मतलब है, कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्या है, अनइवन है, कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है। देख रहे हो, सम आर वेरी क्राउडेड। अब कुछ है ओके, आपका देखो यहाँ पे एग्जांपल्स वही होंगे जो हम आपको बताए थे कि आप नॉर्थ में जाओ तो इतना ठंड है कि वहाँ पॉसिबल नहीं है, पहाड़ी इलाके में जाओ तो वहाँ इतना रफ टेरेन है कि डेवलपमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं, घर उतना नहीं बन सकता है, डिजास्टर हो सकता है, तो इसलिए वहाँ लोग क्या है, कम है। डेजर्ट्स में पॉसिबल नहीं है। तो अब देखोगे बहुत कम हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा आपका पॉपुलेटेड है। तो ये वही सब कुछ डेटा दिया है, जो कि ऐसा नहीं कि ये सब डेटा आपको एकदम रट्टा मारना, बस ये समझ लेना, क्योंकि इससे आपको डेटा नहीं पूछेगा, इतना आसान पेपर नहीं होता है। आपसे ये पूछ देगा ना, स्टेटमेंट दे देगा कि बोल देगा कि ऑलमोस्ट एंटायर एरिया ऑफ लैंड इज क्राउडेड विथ ह्यूमंस। तब कहना गलत बात है, ऑलमोस्ट नहीं है, बहुत कम है जो क्राउडेड है, बाकी सब स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे मतलब ये वही एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया कि देखो कंपैरेटिवली देखो कि यहाँ अलग अलग कलर के लोगों को दिया है। कहा है कि नॉर्थ अमेरिका जो है उसके 4 लोगों के तुलना में आपका जो एशिया है उसके इतने लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका जब पढ़ेंगे ना मैपिंग तो आपको पता चलेगा
कि यहाँ पे डेजर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है वेस्ट साइड में, एंड नॉर्थ साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ आइस कैप्स है। तो बहुत नॉर्थ में भी पॉसिबल नहीं है, बहुत वेस्ट में भी पॉसिबल नहीं, जो है थोड़ा बहुत सेंट्रल में, और बहुत ईस्ट में भी नहीं है, क्योंकि ईस्ट में जो है ना एपेलेशियन माउंटेन्स है। वेस्ट में आपका जो है सियरा माद्रे, वेस्टर्न सियरा माद्रे, ब्रूक्स रेंज, अलास्का में आपका माउंटेन है, या फिर आपका ये रॉकी माउंटेन्स है द फेमस वन, इस वजह से पॉसिबल नहीं है। वहीं ओशियानिया मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को लेके कहा है कि देखो उसमें अगर 4 लोग नॉर्थ अमेरिका में, तो उसके तुलना में यहाँ पे एक ही है, मतलब 4:1 का रेशियो है, मतलब बहुत कम है। यहाँ पे भी वही हाल है। यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का तो आपका मैक्सिमम पोर्शन क्या है, डेजर्ट है वेस्ट साइड में, और एकदम ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, माउंटेन है। तो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स एकदम ईस्ट में, तो जो है थोड़ा बहुत तास्मानिया में है, जो है थोड़ा बहुत आपका क्या बीच में है, जो नॉर्दर्न टेरिटरी, सदर्न टेरिटरी है, क्वींसलैंड है, इन सब में, वो भी क्या है, चितिर बितिर है, पूरा यूनिफॉर्म नहीं है। न्यूजीलैंड का भी यही प्रॉब्लम है कि एक साइड आपका पूरा क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और कहीं पे आपका बहुत माउंटेन्स है, कहीं पे आपका क्या है, बहुत ज़्यादा ये क्या कह सकते हो, आइस कैप्स है। तो इस वजह से पॉसिबल नहीं है। यूरोप में भी वही है, जब आप स्कैंडिनेवियन कंट्री जब आप मैप में देखोगे ना, नॉर्वे देखना, स्वीडन देखना, फिनलैंड देखना, उसके नॉर्थ में पॉसिबल ही नहीं है, वेस्ट में नॉर्वे के पॉसिबल ही नहीं, बहुत पहाड़ है। फिर आपका क्या है कि जो कॉकस वाला एरिया है जॉर्जिया और टर्की के आसपास का, जो आपका यूराल माउंटेन्स है जो कि रशिया और यूरोप के बीच में है, ये सब एरिया इनहैबिटेड नहीं है उतना, तो देखो यूरोप में भी कम है। लेकिन एशिया में क्या ना, बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन, पहाड़, आइस कैप्स यहाँ भी है, लेकिन बड़ा एरिया है, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो एरिया भी ज़्यादा है, तो हार्शनेस कितना भी हो फिर भी बाकी कॉन्टिनेंट के तुलना में यहाँ लोग क्या है, ज़्यादा है। तो ये सब रीजंस जो है ना धीरे धीरे समय के साथ और डिस्क्लोज होगा। यहाँ पे ये नहीं परेशान होना है कि भाई इतना सारा बात बोल दिया और आप तो नोट्स ही नहीं बताया, हमें कैसे याद होगा। चिंता बिल्कुल नहीं करना, यहाँ तो बस आपको इंट्रो किया जा रहा है। ये सब कुछ डिटेल में आपको हायर क्लासेस में दिया और उसका बाकायदे आप जो है नोट्स बनाओगे, अंडरलाइन कर देंगे, वो आप लिख लेंगे। अभी बस चीज़ों को कंटेक्स्ट को समझना है। तो हम क्या समझे, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, उसके स्किल का बात हम समझे, डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। अब यहाँ पे कुछ कुछ ग्राफ है, नो नीड टू लर्न, इसको रट्टाफिकेशन में मत डालो, बस एक अंदाजा लगाओ कि भाई चाइना में इतना ज़्यादा, अभी प्रेजेंट सिनारियो में क्या है ना, इंडिया बीट कर दिया है, बट अभी का सेंसस का रिपोर्ट उतना पब्लिक नहीं हुआ तो आपको नहीं पता, लेकिन इंडिया बीट कर दिया चाइना को। जो भी है ना, ये सब 2011 के सेंसस के बेसिस पे। अच्छा, सेंसस और पॉपुलेशन में फ़र्क होता है। आप सिर्फ लोगों की गिनती करते हो, जैसे एनपी ये आता है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री, एनआरसी, ये सब, तो सिर्फ अगर यहाँ के लोगों की बात करें, इंडिया के सिटीजन्स की सिर्फ, क्योंकि इंडिया में भी हो सकता है टूरिस्ट एरिया में जाओ तो आपको वहाँ पे फॉरेनर्स दिख जाएंगे, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं, आप सिर्फ सिटीजन का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, तो वो हो जाएगा रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स। ध्यान में रखिएगा, जो सिटीजन है, मान लो 10 करोड़ लोग हैं, लेकिन उसमें से 50 लाख लोग जो है बाहर से आए हुए हैं, तो आप माइनस कर दोगे, 9.5 करोड़ लोग हो जाएंगे सिटीजन, तो वो हो जाएगा रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स। लेकिन अगर आपने कहा नहीं, सिर्फ जितने लोग हैं सिर्फ काउंट करो, अभी कितने समय में फिलहाल इंडिया के लैंड पे कितने लोग हैं, तो 10 करोड़ के 10 करोड़ आपकी गिनती में आ जाएंगे। ये एक हाइपोथेटिकल नंबर है, इसको ये फिर मिसकॉन्सेप्शन में मत ले लेना कि भाई 10 करोड़ कहाँ है, पॉपुलेशन बहुत है। 10 करोड़ तो शायद आपका किसी एक स्टेट में ही होगा। नेक्स्ट चीज है आपका एक आता है सेंसस। सेंसस होता है कॉम्प्रिहेंसिव, सिर्फ गिनती नहीं करना, ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ सिर्फ लोगों की गिनती नहीं कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ रहे हो, आप लोगों की गिनती कर रहे हो, उसमें आप मेल फीमेल देख रहे हो, सेक्स रेशियो निकाल रहे हो, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग का जन्म हुआ, बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट कंपेयर कर रहे हो, पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है, बच्चों का सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, तो मतलब पॉपुलेशन का ओवरऑल जत्था बना रहे, तो वो क्या कहलाएगा, सेंसस। लेकिन सिर्फ लोगों की काउंटिंग करोगे तो पॉपुलेशन, लेकिन सिर्फ सिटीजन की काउंटिंग करोगे तो रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन्स। तो वही यहाँ पे दिया है कि अभी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, ये 2011 के आधार पे है, 21 का भी नहीं आया, हर 10 साल पे सेंसस होता है। आई होप ये सबको पता होगा आपका। तो 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। डेंसिटी का सिंपली मतलब है ना, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं आपके पर यूनिट एरिया। एंड इतना बेसिक फिजिक्स आपको पता होगा, तो एरिया को हम किस में कम करते हैं, मीटर स्क्वायर में, या बड़ा एरिया लेना है तो किलोमीटर स्क्वायर में। एरिया होता है ना आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर रेक्टेंगल है तो स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, वो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही है, लेकिन चूंकि लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है तो क्या हुआ, साइड का स्क्वायर हो गया। और लोग यहाँ पे कुछ नंबर डालोगे तो 382 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में रहते हैं। मतलब अगर ये एरिया ले लिए, ये 1 किलोमीटर का है, ये 1 किलोमीटर का है, तो इतने एरिया में 382, ये एवरेज है,
क्योंकि आप दिल्ली में जाओगे तो आपका 10,000 से भी ऊपर है, आई थिंक 11,000। एक डेटा अगर आपको पता हो तो एग्जैक्ट कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर आप एक्सट्रीम नॉर्थ में चले जाओ, जैसे जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल के रफ टेरेन्स में जाओ, तो वहाँ शायद बहुत कम होगा, वहाँ शायद हो सकता है 50-100 ही हो। तो सबका एक एवरेज निकाला तो 382 निकला। तो ये होता है आपका मतलब कितने लोग हैं पर यूनिट एरिया, उसे हम कहते क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आता है मतलब यहाँ पे वही चीज़ है, यूनिट एरिया। अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, नो नीड टू रिमेंबर, बस एक ध्यान में रखो कि डेंसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं है, डेंसिटी भी दुनिया में आपका कैसा होता है, वेरिएबल होता है। ये सब सिंपल लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट है फैक्टर। अब ये इंट्रो में इसलिए भी जानबूझ के नहीं बताया ना, क्योंकि ये लॉजिकल चीज़ है, आपको यहाँ कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, खुद ही सोचो कि एक आपको हम दे दिए सिंपल सा 2 एरिया देते हैं। एक दिल्ली, सबको पता है दिल्ली बहुत डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। दूसरा आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल है लद्दाख का, जहाँ पे इतना हार्श कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या है, कहीं किसी एक जगह पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी एक जगह बहुत कम है, खुद ही अंदाज़ा लगाओ क्या कारण होगा। तो एक तो कारण सिंपली है कि वहाँ पे आपका क्या है कि किस तरह का टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी है मतलब वहाँ पे क्या ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट्स हैं, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेटू है, डेजर्ट है, क्या है, फर्टाइल ज़मीन है कि नहीं, घर बनाया जा सकता है कि नहीं, उसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। दूसरा है कि चलो ठीक है ज़मीन है फर्टाइल, जैसे आपका क्या है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में अगर इरिगेशन फैसिलिटी बढ़िया हो जाए ना, स्पेशली लूनी नदी के आसपास, तो उससे फर्टाइल कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, क्लाइमेट ही साथ नहीं दे रहा है ना, रेनफॉल प्रॉपर नहीं है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है कि टॉलरेंट क्रॉप्स जो है, ज्वार बाजरा, ये सब ग्रो करना पड़ता है। तो दूसरा क्या हुआ, क्लाइमेट कैसा है। अब कोई भी आप खुद ही एज ए ह्यूमन सोचो कि आपको ऐसे जगह पे रख दे जहाँ सालों भर एक जैसा बहुत ज़्यादा ठंडी है या एक जैसा बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप इरिटेट हो जाओगे। लेकिन अगर कहते कि नहीं, मिट्टी उट्टी भी फर्टाइल है, प्लेन है, घर भर भी बना के रख सकते हो, और यहाँ पे क्या है ना, हार्श कंडीशन बहुत कम है, बाकी टाइम बहुत अच्छा है। जैसे लोग बैंगलोर में जाके क्यों जॉब करते, क्यों उतना शिफ्ट होते, क्योंकि वहाँ का एक क्लाइमेट फैक्टर भी मायने रख लेता है। इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर सेक्टर वहाँ क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि क्लाइमेट फैक्टर भी काम करता है। तो एक आ गया क्लाइमेट, नेक्स्ट आ गया सॉइल। क्लाइमेट सॉइल इंट्रिकेटली लिंक्ड है, अभी जस्ट बताया ना। टोपोग्राफी मतलब सॉइल अगर बढ़िया होगा, खेती बढ़िया होगा, तो लोग वहाँ पे सेटल होना चाहेंगे। पहले तो यही था ना हिस्ट्री में लॉजिक कि भाई अनाज लगाए हैं तो इसका देख रेख करने के लिए मजबूरी में रहना पड़ेगा, और वही रहते रहते आदत हो गया वही सेटल लाइफ जीने का। तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है। आप खेती करोगे तो पानी तो देना पड़ेगा ना, पेड़ पौधा बिना पानी के तो नहीं रहेगा, और आप खुद भी रह रहे हो तो पानी पीना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज को पानी चाहिए, हर चीज़ को, कोई भी काम बिना पानी के नहीं चल रहा है। मिनरल्स हो गए कि आप कहीं पे भी रहोगे तो आपको किसी ना किसी रूप में मिनरल्स चाहिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं आप इंडस्ट्रीज को अपने लाइफ से माइनस कर दो, लेकिन अगर आप खेती कर रहे हो, नॉर्मल अनाज उगा रहे हो, तो आप उसको फर्टिलाइजर दोगे ना, उस फर्टिलाइजर के लिए जो मिनरल निकालना होगा कहाँ से आएगा, उसी लैंड से आएगा। तो ये सब जो फैक्टर्स है ना, और साथ ही साथ ये सोशल कंडीशन, क्या हालात है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल है कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा सूडान एरिया में, दारफूर साइड में बहुत जो है ना एक तरह से राइवलरी चल रहा होता है। उसके बाद आप अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में चले जाओ, बुर्किना फासो, माली, ये सब एरियाज़ में, या फिर यमन में चले जाओ, हूथी का जो रिबेलियन है, या फिर आप सीरिया टर्की में चले जाओ, लेबनान में चले जाओ, जो आपके कह सकते हो कि हिजबुल्ला है लेबनान में, या फिर आपका क्या है कि जो कुर्दिश है वो सब टर्की सीरिया में, ये लोग क्या है हमेशा रिबेलियस ग्रुप्स एक्टिव है। पाकिस्तान, उतना दूर भी नहीं जाना, पाकिस्तान ले लो, रिबेलियन एक्टिविटी, ईगो सेटिस्फैक्शन चल रहा है कि नहीं भाई हम सुपीरियर, अपना डेवलपमेंट नहीं करना, दूसरे को नीचा दिखाना। तो ऐसे जगह में आपका क्या है, डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। आप एक फैक्ट्री लगा दिए, कोई आया बम लगा के उड़ा दिया, खत्म। तो आप कहाँ से डेवलप कर पाओगे, मतलब आप हमेशा इसी डर में रहोगे। अब आप ही सोचो, आप एज अ बिजनेसमैन ही सोचो, कुछ और बहुत मॉडली नहीं सोचना। आप सोच रहे कि अच्छा हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते ले जाते हैं ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, बनाएंगे वो बिजनेस, हो सकता है आपको लैंड मिल जाए, बिल्डिंग खड़ा कर दो, क्या गारंटी है कि वो बिल्डिंग कितने साल जिएगा। कोई आएगा घूमते फिरते ऐसे पॉकेट में रखा होगा, बम उठा के डाल देगा आपकी बिल्डिंग में, फड़फड़ा के बिल्डिंग उड़ जाएगा, तरतरा के बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो वो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी मायने रखता है। तो ये तो हो गया सोशल कल्चरल। दूसरा इस तरीके से, एक तो हो गया कि भाई आप इसको ऐसे ले सकते हो रिबेलियन ग्रुप्स के सेंस से। दूसरा हो जाता है ना एक्सेप्टेबिलिटी।
कि हो सकता है जगह बहुत शांत हो, लेकिन लोग नहीं उतना चाहते होंगे कि नहीं हमको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए, हमको अपना नेचुरल लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करना है, तो हमको ये सब नहीं चाहिए, रहने दो, हम सेटिस्फाइड हैं। जैसे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में भी ऐसा होता है, जम्मू साइड में भी, और लॉजिकल भी है। तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, जो लोग अपने जीवन में खुश है, सेटिस्फाइड है। ये भी एक आपका कारण हो सकता है। इकोनॉमिक, पैसा, सब कुछ तो पैसा पे ही है। अब आप क्या है कि कोई ऐसा कंट्री, जैसे मान लो स्पेशली जो आपका सब सहारन कंट्रीज है, मान लेते लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, ऐसे जगह पे आप गए और आपने कहा कि हम बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। वो बेचारे खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको क्या सपोर्ट कर पाएंगे? तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कोई भी नहीं चाहेगा वैसे जगहों पे सेटअप करना कोई भी चीज़। या चलो ये तो हो गया दूसरे साइड का। खुद का एस्पेक्ट सोचो कि हमारे अंदर स्किल है, हम चाहते कुछ बड़ा करने, लेकिन मेरे पास फंड की ये क्राइसिस है, तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट एंड प्लस उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब एक दूसरे से लिंक्ड है। आप अलग अलग मत पढ़ना कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पे? ह्यूमन रिसोर्स पे। और ह्यूमन रिसोर्सेज पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पे? डिस्ट्रीब्यूशन पे। और ये डिपेंडेंट है किस पे? अदर रिसोर्स। सब कुछ एक दूसरे से क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। अब आप कह दिए कि चलो एक एरिया बहुत शांत है, जाओ लोग सब वहां डेवलप करो, लेकिन क्लाइमेट अच्छा नहीं है, सॉइल नहीं अच्छा है, पैसे नहीं रहेंगे वहां पे, तो अपना जीवन यापन कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ फॉर्म में तो वो एरिया में आपका एक्सचेंज होना चाहिए ना, और वो चीज़ नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? तो हर कुछ हर चीज़ से क्या है? आपका लिंक्ड है। कल्चरल इकोनॉमिक यही सब हो गया। उसका कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे आप देखोगे इंडिया में ही आप ले लो, दूसरा दूर नहीं जाना, आप ओसाका नहीं पता, छोड़ दो, रहने दो। ओसाका नाम का पहले शायद बैटरी या इन्वर्टर आता था। तो ये जापान का सिटी है। जैसे कावासाकी भी बाइक आपने सुना होगा, वो भी जापान का आपका क्या है सिटी है। एक और मित्सुबिशी है शायद। तो आप इंडिया में ही देख लो कि आप एक एग्जाम्पल ले लो बिहार का, वहाँ आप देखोगे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज उतना नहीं है, सॉफ्टवेयर IT पार्क्स नहीं है। लेकिन आप देखो बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, क्या कारण है? यही सारे फैक्टर्स हैं ना जो वहाँ पे है बिहार में। उस जगह पे कैपिटलाइजेशन पे लोग नहीं फोकस कर पा रहे, अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप को या बिजनेस को थोड़ा बैकवर्ड लेते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, अब हमारा बच्चा जो है या तो इंजीनियर बनेगा, तो डॉक्टर बनेगा, कुछ नहीं बनेगा तो IAS करेगा और उसके बाद अपना जीवन सेटल है। तो वो एक मेंटालिटी हो गई है अभी भी, आप देखोगे कि वही मेंटालिटी है। लेकिन उधर में बैंगलोर इस समय क्या है कि कुछ भी कोई भी स्किल आ रहा है उसको पुट कर दो, उसको गुजरात में जाओ, कुछ भी आपको स्किल आ रहा है, पापड़ बनाना ही आ रहा है, क्यों? आपके जो है ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज गुजरात साइड में सक्सेसफुल है, क्योंकि वहाँ मेंटालिटी है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, जो स्किल है आपको वो पुट कर दो। आपको अचार बनाने आता है, बिजनेस बना लो। आपको पापड़ बनाने आता है, बिजनेस कर लो। आपको क्या है, खाना बनाने आता है, रेस्टोरेंट खोल लो और उसी से डेवलप कर जाओ। तो ये सब कुछ मायने रखता है। अब क्या है कि कुछ पॉपुलेशन चेंज का जो है ना डेटा दिया हुआ है, यहाँ जो भी कुछ है वो ना एक तरह से डेटा है। अब डेटा से अपने को कुछ खास लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे बता रहा है कि 500 BC में इतना था, 100 मिलियन, 170 मिलियन, ऐसे 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 ऐसे, ये सब कोई काम का नहीं है। इसमें ये याद रखना है ट्रेंड कि समय के साथ पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। और उसके रीजंस भी हैं जो डिटेल में और हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी आप लॉजिकली बहुत सारे रीजन लगा सकते हो। जैसे समय के साथ ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट फेवरेबल होता गया होगा, तो लोग जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट में सर्वाइव लंबे समय तक करते होंगे, तो बूढ़े लोग भी हैं और यंगर लोग भी हैं और वो ऑफस्प्रिंग्स पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। सब लोग ज़्यादा लंबे समय तक रह रहे तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। दूसरा है कि हम जैसे जैसे समय के साथ एडवांस हो रहे हैं, बुद्धि हमारी तेज़ हो रही है, तो हम अपने हेल्थ को, एजुकेशन को, हाइजीन को, इन सब पे ध्यान ज़्यादा रख रहे हैं, बीमारी कम हो रहा है, तो सर्वाइवल ज़्यादा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है, ज़्यादा है। तो इन सभी कारणों की वजह से, और भी कई कारण है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मतलब UPSC में कुछ भी आपका रीजन पूछ देना कि इसका क्या कारण है, तो अपने माइंड में कुछ खाका बना लेना, चार पांच चीज़ों के बीच में रीजंस आपको रिवॉल्व करता हुआ मिल जाएगा, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इन सब के पीछे। अब यहाँ कुछ टर्म्स है जो कि शायद आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। बर्थ रेट 1000 के तुलना में, डेथ रेट, माइग्रेशन। अब आपका क्या कह रहा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट। ये नहीं भी बताते तो आपको पता है कि मान लो, खुद ही सोचो, 10 लोग पहले से है, इसमें से 2 लोग मर गए, 2 लोग मर गए तो कितना हो गया? 10 लोग पहले से थे, 2 लोग मर गए तो कितना हो गया? 8। लेकिन इस पॉपुलेशन में आपका क्या है कि 4 लोग बाय बर्थ ऐड भी हुए, तो क्या होगा आपका? 4 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 12।
तो ये बेसिकली 12 कैसे आया आपका। इसमें आप सिंपली ऐसे भी तो कर सकते थे कि इस 10 में से जो है आप बर्थ माइनस डेथ का जो भी आएगा फाइनल रिजल्ट उसको क्या कर देना, जोड़ देना। तो 10 में से हम क्या बोले कि जो आपका बर्थ है वो 4 लोग ऐड हुआ, 2 लोग माइनस हुए, तो नेट हो गया 10 + 2 यानी कितना हो गया 12। वही तो होता है ग्रोथ रेट। कुछ भी चीज़ आप कितना बड़े हो ये तो आप माइनस करके ही बताओगे ना कि भाई इस टेस्ट में मेरे 20 मार्क्स है, पिछले में आपके 15 थे, तो ग्रोथ रेट कितना हुआ, 5 का हुआ। तो यही चीज़ ऐसे तराजू से आपको बताया। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताने की ज़रूरत है, आप खुद ही सोचो। डेथ रेट ज़्यादा हो गया, लोग ज़्यादा मर गए, तो ये बर्थ माइनस डेथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। और किसी भी चीज़ में नेगेटिव टर्म ऐड करोगे तो क्या होगा, घटेगा ना। यहाँ बर्थ और डेथ बराबर हो गया तो जो ग्रोथ है वो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ बर्थ आपका डेथ से ज़्यादा है तो आपका ग्रोथ क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव में कुछ जोड़ोगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। देखो इमिग्रेंट्स मतलब इन माइग्रेशन या इमिग्रेशन, और आउट माइग्रेशन इमाइग्रेशन, ये सब वही टर्म्स है जो आपको बता चुके हैं। मतलब है क्या, सिंपल देखो, फिर से देखो, कोई भी एरिया के रेस्पेक्ट में ये रिलेटिव टर्म्स है, याद रखना। ये जो टर्म्स है ना ये रिलेटिव टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है। कहने का मतलब आपका पोजीशन कौन सा है। अगर हम कहे कि ए की तुलना में हम बात कर रहे हैं तो यहां से जो लोग जाएगा बाहर वो हो जाएगा क्या, एमिग्रेंट्स या इमाइग्रेशन कर रहा है, और यहाँ जो लोग आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इमिग्रेंट। लेकिन आप कहें कि नहीं टीचर हमको ए नहीं, हमको बी के रेफरेंस में बात करना, तो ऑब्वियसली बी में जो चीज़ ए का एमिग्रेशन था वो बी का क्या है, इमिग्रेशन। जो चीज़ ए का इमाइग्रेशन है वो इसका क्या है, इमाइग्रेशन। तो एक रिलेटिव टर्म है आपका। पैटर्न्स की बात करें तो क्या बताया, इसके लिए एक ही वर्ड याद रखो कि पैटर्न क्या था आपका, नॉन यूनिफॉर्म था। यहाँ कुछ डेटा दिया है कि सम कंट्री जैसे केन्या के पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, ऑब्वियसली लिटरेसी उतना नहीं होगा, उनको लगता होगा जितने ज़्यादा लोग प्रोड्यूस करेंगे वो उतना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ज़्यादा काम करेंगे तो उतना ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो इस मायने से काम करते होंगे। तो बर्थ रेट डेथ रेट बहुत ज़्यादा आपका जो है बढ़ता जा रहा होगा, बर्थ रेट बहुत बढ़ता होगा और डेथ रेट थोड़ा कम रहता होगा, और कहीं पे दोनों बढ़ जाता है। कहीं पे क्या होता है ना, बर्थ भी बढ़ गया, डेथ भी बढ़ गया, तो वहाँ क्या होता है ना आपका कि वहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी का कंडीशन रहता है। इंस्टेबिलिटी कहने का मतलब हो सकता है कि पॉपुलेशन क्या हो जाए आपका, बढ़ भी जाए या घट भी जाए। जैसे मान लो कि 10 लोग जो है उनका जन्म हुआ है लेकिन डेथ भी 8 लोगों का हुआ है, कोई कम नहीं हुआ है, तो ऐसे में थोड़ा सा से पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन क्या है कि मान लो 10 लोग बर्थ से आए 11 लोग मर गए, तो दोनों ज़्यादा है, लगभग बराबर ही ऑलमोस्ट, लेकिन एक कम हो गया क्योंकि डेथ रेट क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए हम कहते हैं इस कंडीशन को इंस्टेबिलिटी। लेकिन बर्थ अगर एकदम क्लियरली क्या होता है, डेथ से ज़्यादा है, तो ऐसे में हमेशा क्या करेगा, पॉपुलेशन ग्रो करेगा। बर्थ क्लियरली डेथ से बहुत कम है तो ऐसे में आपका क्लियरली क्या है, पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा। वैसे ही कुछ यूके का एग्जांपल, आप कुछ भी अपने मन से भी कंट्री, जैसे आज के डेट में आप सुने होंगे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गया, इटली जर्मनी स्टेबलाइज डिक्लाइनिंग पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया ना, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, हाइजीन बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है, एजुकेशन लिटरेसी इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रोजेनी नहीं प्रोड्यूस करें। उनको पता चल गया है कि ज़्यादा नंबर से नहीं, क्वालिटी होने से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। तो इस वजह से कुछ आपका बढ़ रहा है, कुछ डिक्लाइन कर रहा है, ये सब कुछ आपके ये है। लेकिन इस पे फोकस मत करो, क्योंकि ये सब चीज़ डेटा जो है ना हम लोग करंट से स्टडी करेंगे। जिस साल आप एग्जाम दोगे उस साल के करंट से थोड़ा देखोगे कि उस वक्त के सिनारियो में कौन सा कंट्री है जो एजिंग कैटेगरी में आ गया, मतलब जहाँ ओल्ड एज लोग ज़्यादा है, कौन सा है जो आपकी ग्रोइंग कैटेगरी में है बहुत ज़्यादा, कौन सा है जो ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया, इसको आप करंट से जो है ना सप्लीमेंट करेंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन तो वही बताया ना, यहाँ पे ये सब कुछ खास आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस देख लो कि कई सारे लोग जो है ना वो आपका गाना गाते हैं, अलग अलग प्रोफेशन, कुछ लोग हाउसवाइफ है, कुछ इंजीनियर्स है, कुछ आपके डॉक्टर्स हैं, कुछ आपके किसान हैं, कुछ स्टोरी टेलर्स हैं, मतलब डिफरेंट ऑक्यूपेशन के जो लोग हैं ना वो आपको देखने को मिलेगा। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपका क्या है, डायनामिक है, तो कुछ खास यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वही सब चीज़ है। एज ग्रुप भी आपका क्या है, एज ग्रुप भी जो है, एज ग्रुप भी पॉपुलेशन में वो अलग अलग है, डिफरेंट है, प्रोफेशन भी डिफरेंट है, एज ग्रुप भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है, एवरीथिंग, एज, साइज, पॉपुलेशन, सब कुछ आपका क्या है, डिफरेंट है। तो अब आपका पिरामिड है, उसमें क्या दिखाता है, उसमें आपके क्या होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, ये वाला जो है ये आपका कौन सा फेज हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव, जो यंगर पॉपुलेशन है। उसके बाद है कि ये भी कहता है कि इसमें मेल और फीमेल को बांटा गया, देख रहे हो, आधा आधा, इधर साइड मेल है, इधर साइड क्या है आपका फीमेल है। प्लस है कि इसमें हम लोग जो है अलग अलग जो है शेप्स भी देखते हैं,
इसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव मतलब है कि हमेशा हमेशा चाहे ऐसे पिरामिड बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, हमेशा निचला वाला जो लेवल होगा ना वो हमेशा प्री रिप्रो होगा, प्री रिप्रो होगा। इसके ऊपर वाला लेवल रिप्रो होगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। और उसके ऊपर वाला क्या होगा, पोस्ट। उसी के बेसिस पे तो हम जज करेंगे ना कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लो, इस तरह का पिरामिड में आप देख लीजिए कि जो रिप्रोड्यूसिंग वाले एज है, एवरेज मान के चलते हैं कि बायोलॉजिकली ये वाला ग्रुप जो है ना एक्टिवली रिप्रोड्यूस करेगा, ये अभी करंटली कर रहा है और इसके नीचे वाला फ्यूचर में करेगा। तो ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, ये रिप्रो वाला फेज है मोटा मोटी, और ये मान के चलो कि पोस्ट रिप्रो वाला है। खैर यहाँ से 50s के प्लस से ही पोस्ट आपका शुरू हो जाता है। तो यहाँ तुम देखो कि यंग लोग, यंग प्लस रिप्रोड्यूसिंग, मतलब जो अभी रिप्रोड्यूस करके नए लोग और ऐड कर रहे हैं, और जो कुछ टाइम के बाद मैच्योर होंगे फिर वो लोग नए ऐड करेंगे। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन में ऐड करने का काम कर रहे हैं। अब ध्यान में रखना, ये हायर क्लास में भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये सोच लो कि पिरामिड के ड्रॉ करने के वक्त सिर्फ हम बर्थ और डेथ को ही काउंट करते हैं, नॉट इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन। आई फॉर इमिग्रेशन एंड ई फॉर ई माइग्रेशन, ये अज्यूम करते हैं, अजम्पशन। क्योंकि देखो हमको यहाँ पे पॉपुलेशन गिनती करके 30 मार खान नहीं बनना है क्या इतने लोग हैं। हम पॉपुलेशन का एस्टिमेट इसीलिए लेते हैं ना ताकि जो कंट्री है उसका पॉलिसीज अच्छे से बने, ये ध्यान में रखते हो। अब मान लो कोई पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है देश में और वो वहाँ पे क्या करे कि कह दे कि भाई नहीं नहीं हमको देश को डेवलप कराना है, कुछ पे फोकस नहीं करना, सिर्फ जीडीपी बढ़ाना, इंडस्ट्रीज लगाओ, फैक्ट्री लगाओ। तो आप सारा लैंड इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाने में लगा दोगे तो उस पॉपुलेशन, बढ़ते पॉपुलेशन का जो खाना पीना कहाँ से आएगा, खेती कहाँ से होगा। तो ये इश्यू है आपका। तो यहाँ पे वही बात हो जाता है कि जो आपका पिरामिड है ना, अब इसी को समझाना है तो समझाने के लिए एक रफ आइडिया लेना होता है, रफ आइडिया, रफ आइडिया। तो आप किसी को ऐसे ओरली भी समझा सकते हो कि देखो देश में ये सब हालात है जिस वजह से ये बढ़ेगा। जैसे कभी कभी आप देखते हो ना जिसका कुछ भी नहीं लेना देना होता है वो भी आपको एक अच्छा एडवाइस दे रहा होता है। किसी चौक पे बैठ जाओ तो वहाँ बहुत एल्डरली लोग बैठे होते हैं, वो शायद आपके जो है ना किसी साइंस या सोशल साइंस के बैकग्राउंड से नहीं होंगे, लेकिन वो आपके समाज को देख रहे होंगे, उससे आपको बता देंगे कि अच्छा आज के समय में इंटरनेट का दौर बढ़ गया है तो इस वजह से ऑनलाइन वाला काम ज़्यादा बढ़ेगा, ऑफलाइन वाला घटेगा। तो वैसे ही एक ट्रेंड बता देना कि देखो अभी ये हालत है देश में, प्रोडक्टिविटी अच्छा है तो पॉपुलेशन के बढ़ने के आसार है। कुछ कहा कि नहीं, थोड़ा टेक्निकलिटी में जाओ तो आप जो है ग्राफ बना के बता सकते हो कि देखो यहाँ पे जो है ना इस एरिया में बर्थ जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू डेथ। बाकी फैक्टर्स को हमने इग्नोर किया, सिर्फ बर्थ और डेथ लिए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये अजम्पशन है, एक अंदाज़ा लगाने के लिए। और ये मतलब है कि यहाँ पे जो डेथ करके लोग गए हैं वो वाले, मतलब यहाँ से लोग क्या होंगे, अल्टीमेटली एलिमिनेट होंगे। तो ऐसे ग्राफ में आप देखो, ऐसे ग्राफ में ध्यान से समझना, ध्यान से, ये ज़्यादा लोग ऐड करने वाले हैं पॉपुलेशन में, जो या तो अभी ऐड करें या फ्यूचर में करेंगे, और ये लोग माइनस होने वाले हैं। देख रहे हो नैरो है, नैरो है, इतनी सा ही लोग है, इतना सा ही लोग है। यहाँ पे डेटा देखो परसेंटेज, तो आपका क्या हो रहा है, 1% के आसपास भी नहीं जा रहा है, 0 पॉइंट समथिंग के आसपास जा रहा है। तो रिमूव कम हो रहा है और ऐड क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो एडिशन मतलब बर्थ ज़्यादा हो रहा है और रिमूवल यानी डेथ कम हो रहा है। तो हम ऐसे में कहेंगे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन आपका ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट और भी पिरामिड्स देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी आपका केन्या का कैसा है, ग्रोइंग वाला, खुद से देखो, अंदाजा लगाओ, रफ एक आइडिया। मतलब आप जो है ना यहाँ तक 40-44 तक मान सकते हो, ये लोग ऐड करेंगे और इतने कम लोग जो है आपके माइनस होंगे। साफ देख के लग रहा है कि ऐड वाला पैरामीटर माइनस से क्या है, ज़्यादा है। ये आपका लगभग इंडिया का है। तो इस जगह पे आप देख लो, इस जगह पे कि ऐड और इधर माइनस, ये ऑलमोस्ट बराबर है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो मतलब है कि हम लोग जो है ना स्टेबिलाईज होने के बहुत नज़दीक है, नियर अबाउट है। स्टेबिलाईज हुए नहीं है, अभी भी ग्रोइंग ही है, हल्का सा बढ़ रहा है, हल्का सा। अगर ये इतना बढ़ रहा है तो ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन स्टेबिलाईज होने के एकदम नज़दीक है। इधर आ जाओ, जापान की बात करें, इसको आप ऐसे स्पिंडल शेप या ऐसे बेल शेप भी कह सकते हो। अभी आपका स्पिंडल शेप भी कहलाता है या फिर ऐसे बेल शेप भी कहलाता है। ये सब जो है ना, इतना बात एनसीईआरटी बस हाँका है,
आप चाहो तो पढ़ लो, लेकिन बस इसमें 5 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि पहला है कि पॉपुलेशन आपका डिक्लाइनिंग भी हो सकता है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, पॉपुलेशन स्टेबल। दूसरा है इन सब के अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे आपके देश में कितने लोग स्किल्ड हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोगों के पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन का फैसिलिटी है, हाइजीन है। उस आधार पे अगर सब कुछ है, जैसे जापान ले लो, साफ सफाई, हेल्थ, एवरी फैसिलिटी बहुत अच्छे से है, तो ये प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करेगा। लेकिन एजुकेशन भी वही हाई लेवल का है, उनको समझ है कि क्वांटिटी से नहीं मैटर होता, क्वालिटी से। हम ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने के बजाय जो है उसी को ज़्यादा स्किलफुल करें तो हमारा देश ज़्यादा डेवलप करेगा। तो इस वजह से जब दोनों फैक्टर मिला दोगे तो होगा क्या कि कुछ फैक्टर कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा। तभी ना देखना जापान के लोग बहुत लंबे लंबे समय तक जीते हैं, उनको एजिंग पॉपुलेशन कहा जाता है। लेकिन चूंकि एजुकेशन ये है तो वो अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को कम करती है। आज की डेट में क्या है, जापान में, रशिया में, इटली में बहुत ऑफर आता है कि लोग आओ यहाँ पे सेटल करो। टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से कह सकते हो ना कि बूस्ट किया जा रहा है। आप यहाँ पे हॉलीडेज मनाइए, उसको बहुत कन्विंसिंग बनाया जाता है ताकि लोग इंटीमेट रिलेशनशिप बनाएं और उसके बाद रिप्रोडक्शन हो, पॉपुलेशन प्रोजेनीज ऐड हो और पॉपुलेशन का ग्रोथ हो। क्योंकि उनका पॉपुलेशन अभी तो स्टेबलाइज है, हल्का फुल्का डिक्लाइनिंग है, लेकिन कुछ ही एक दो डिकेड में क्या होगा ना, एकदम से वैनिश हो जाएगा। तो बहुत डिक्लाइन करना भी दिक्कत की बात है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना भी क्या है ना, दिक्कत की बात है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक तरह से इधर से आप ले लो लगभग ओल्ड एज वाला और इधर से ये ले लो, नहीं लग रहा है कि ये दोनों आपका ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो ये आपका एकदम कहोगे कि स्टेबल हो चुका है ऑलमोस्ट। अब ऐसा नहीं कि 1 to 1 हमें 30 मार्क खान नहीं बनना है, तो ये चीज़ हो गया। तो इसके साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कितना याद है आपको। वाई आर पीपल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, अब ये बताने की जरूरत नहीं, ये बहुत शुरू के लेक्चर से ही बता रहे हैं, जब क्लासिफिकेशन के थे तभी, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ, डेवलपमेंट, वर्किंग, इन सभी सेक्टर में। व्हाट आर द कॉजेज फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जो फैक्टर्स था ना उसी को कारण बना दो ना, खत्म बात। भाई अनइवन क्यों है, क्योंकि जो फैक्टर चाहिए वो आपको हर जगह नहीं मिल रहा, बस हो गया। कि आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है टोपोग्राफी पे, सॉइल पे, क्लाइमेट पे, सोसाइटी पे, कल्चर पे, ये सब पे। अब ये सब जहाँ फेवरेबल होगा वहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ कम होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली। वाई, अभी जस्ट जो रीजंस डिस्कस किए थे ना कि स्किल हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब आपका बढ़ा, या हाइजीन सराउंडिंग में ये बढ़ा। तो पहले तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन अब हाँ इसी में एक और क्वेश्चन ऐड हो सकता था कि वाई पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर्ड रैपिडली एंड देन इन द करेंट सिनारियो इट इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज एंड देन डिक्लाइन। तो उसमें ये कहना कि लिटरेसी लेवल बहुत हाई हो गया है, एक्चुअलिटी पता चल गया है कि ह्यूमन की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी की इंपॉर्टेंस है, तब ये पॉइंट आप ऐड कर दोगे। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर, भाई कोई भी दो फैक्टर बोला अपने मन से लिख लेना, तुम्हारी पसंद। व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके जो हिस्से होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट प्रोफेशंस, ये सब हो गया क्या कॉम्पोजिशन। पिरामिड, भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बोथ मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रंस। हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ये क्या बताता है, डिक्लाइन कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है या फिर स्टेबल है। चलो करेक्ट आंसर टिक करते हैं। बोल रहा है कि विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू, डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फैला है, द वे इन विच पीपल्स आर स्प्रेड। 3 मेन फैक्टर पूछ रहा है, देखो ये मत कहना कि यही 3 फैक्टर है, और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन फैक्टर बोल रहा है। तो बर्थ, डेथ और माइग्रेशन किधर है हमारा, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो आपका बर्थ ही डेथ का ही कंपोनेंट है, वो अलग थोड़ी है। 1999 में 6 बिलियन की बात हुई थी, वहीं पे जो बोले थे ना, ये सारा डेटा है जो आपको ध्यान में नहीं रखना, वो बुक है, बच्चों का बुक है, स्कूल वाले पूछ सकते हैं इसलिए दे दिया क्वेश्चन। पॉपुलेशन पिरामिड के लिए क्या है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा पहले एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अर्बन एरियाज क्यों, वाई नॉट रूरल, ये गड़बड़ होगा, यहाँ तक मैं कंफ्यूज होगा। लेकिन अर्बन देखो ना, अर्बन में ही सिर्फ थोड़ी होता है, खाली बोला पॉपुलेशन को बता रहे हैं। When the population density of area is so high that people live in tall building, भाई पॉपुलेशन पिरामिड, और इसमें क्या है, ये तो इसका क्या है ना, कंक्लूजन कह रहा है कि हाँ पिरामिड से अगर तुम कंक्लूड होगे कि बहुत हाई पॉपुलेशन है तो दिक्कत आएगी, तो ये थोड़ी होगा, ये होगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, तो क्या कह रहा है, व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम्स डेंसली पॉपुलेटेड होगा या हाईली पॉपुलेटेड, किधर गया डेंसली, हाँ यहाँ पे वर्ड दिया आपका डेंसली।
फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड, तो बहुत सारे फैक्टर है, जैसे आपका कह लो नेचुरल क्लाइमेट ऐड कर सकते हो, या नहीं नेचुरल क्लाइमेट से अच्छा यहाँ वर्ड होगा फेवरेबल, अच्छा उसके पक्ष में है तो फेवरेबल। गुड सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड फर्टाइल लैंड, उपजाऊ लैंड, आगे 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 कुछ है नहीं, ये सब आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो ज्योग्राफी है क्लास 8 का वो फिनिश हो गया। अभी बहुत सारा चीज़, हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं ना वो बहुत सारे अभी इमीडिएटली आने वाले हैं, घबराने वाली बात नहीं है। अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे, मतलब और भी अदर डिफरेंट क्लासेस का ख़त्म करेंगे, प्लस अदर सब्जेक्ट्स भी करेंगे, और बहुत जल्दी आपके लिए क्या है कि मैपिंग भी अच्छे से समझाया जाएगा, मैपिंग के सीरीज़ को लॉन्च करेंगे। उसके बाद कुछ छोटे छोटे जो फैक्ट्स होते हैं ना, शॉर्ट फैक्ट्स हो गया या स्पीशीज़ हो गया, ये सब देखें। जैसे था ना अभी पिछले वीडियो में आपको क्या बताए थे, कुछ अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, ये सब बताए थे, वैसे ही कुछ कुछ शॉर्ट फैक्ट्स होंगे, या कुछ लगेगा कि हाँ ट्रिक बताया जा सकता है, वैसे बेसिकली ज़्यादा ट्रिक पे फोकस करना नहीं है। हाँ जहाँ लॉजिकल होता है वो सब देखेंगे। स्पीशीज़ वगैरह हो गया, फिर आपके क्या आ गए, नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, वेटलैंड हो गए, या फिर आपका बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हो गया, या फिर आपका एलिफेंट रिजर्व्स हो गया, या फिर कह लो सेक्रेड ग्रोव्स हो गया। ये सब कुछ हम लोग जो है ना धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद करेंट्स भी ऐड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। और कुछ भी हमेशा से कह रहे छुपा के नहीं पढ़ना, दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। छुपा के पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता है, शेयर करने से बनता है। थैंक यू एवरीबॉडी।